हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 6 और इसके अंदर हम लोग देखेंगे न्यू इंडियन एएस 32 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसका प्रेजेंटेशन एंड इंडियन एएस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट एक साथ देखेंगे। पहले इसका थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, देन वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट। पहले ही बता दूं आपको, ये पूरा पोर्शन जो है वो सीए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से लिया गया है। पूरा जो इसका कंटेंट है उस वेबसाइट पे जाके आप इसको और डीप में समझ सकते हो। लेकिन ये एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 2 एनईपी 2020 के हिसाब से है, तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन तब तक नहीं समझेंगे आपको जब तक इसका बेसिक क्लियर नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या इसके अंदर कवर होगा और बेसिक डिटेल देखेंगे एंड देन विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस पोर्शन। ऑलरेडी 5 लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं, जिसके अंदर हम लोग ने अभी तक लास्ट वीडियो में जो हम लोग ने देखा था एम्प्लॉय बेनिफिट के बारे में देखा था, उसके और भी क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन पहले मैं ये सब कवर कर रहा हूँ, जो इसका थ्योरी पार्ट है वो कवर करके फिर हम लोग इसके क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन दिया है इंडियन एएस 32 दैट इज़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन। ये 32 के अंदर सीधे प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे एज ए लायबिलिटी और इक्विटी। लायबिलिटी में क्लासिफिकेशन होता है कि इक्विटी में क्लासिफिकेशन होता है उसका। कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इतना डीप में नहीं है, लेकिन इस इंडियन एएस के अंदर ये सब आता है। एंड लास्ट पार्ट जो इसमें होता है ऑफसेटिंग फाइनेंशियल एसेट एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब बोलेंगे सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग को यही देखना है कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस इंडियन एएस के अंदर ये सब आता है। फिर जो 109 है, फिर प्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग इंटरेस्ट का, डिविडेंड का, लॉसेस का, गेन का ऑन फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड इक्विटी, वो हम लोग देखेंगे उसके छोटे छोटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फिर इंडिया एएस 109 में क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो मेन है उसका कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन मतलब क्लासीफाई करेंगे हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी को। अब बोलेंगे सर यहाँ पे भी तो है, यहाँ पे क्या है कि वो लायबिलिटी है कि इक्विटी है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन वो एसेट है कि लायबिलिटी है, समझ रहे हो। ये देखो दोनों ही लायबिलिटी होता है, लेकिन लायबिलिटी अलग होता है, इक्विटी अलग होता है, ओनरशिप आ जाता है। इसमें हम लोग क्लासीफाई करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स को, फाइनेंशियल एसेट है कि लायबिलिटी है। दूसरा इसके अंदर हम लोग देखेंगे मेजरमेंट। ये जो फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी लिखा है इसका आप क्या करोगे, मेजर करोगे। फिर प्रेजेंटेशन करोगे गेन्स ऑन लॉन्स ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसके ऊपर कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ वो देखेंगे। थर्ड हम लोग जो देखने वाले इस पार्ट के अंदर वो देखेंगे इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्या होता है, उसका रिकग्निशन, डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो दिस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 32 में क्या है, इसका बेसिक डिटेल है होते क्या है, और इसमें क्या है उसका क्लासिफिकेशन है एसेट्स एंड लायबिलिटी का, मेजरमेंट है, उसका रिकग्निशन है, इम्पेयरमेंट है, वो सब है। एंड लास्ट पार्ट जो हम लोग देखने वाले इसके अंदर डेरिवेटिव एंड हेजिंग अकाउंटिंग, ये देखेंगे हम लोग पोर्शन में। वैसे तो नहीं है, स्मॉल क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये जो इंडियन एएस है इसके अंदर ये सब पूरा कवर करता है। ठीक है, अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें समझना है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, क्योंकि ये इंडियन एएस बोला है तो एमकॉम पार्ट 2 के हिसाब से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। दूसरा फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं और फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ क्या होती है, क्योंकि देखो पूरा केस उसी के ऊपर है। ये देखो, ये देखो, ठीक है। ये अगर आपको समझ गया ये और ये, तो ऑटोमेटिकली सब समझ में आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। इज एनी कॉन्ट्रैक्ट that give rise to a financial asset of one entity and financial liability or equity instrument of another। अब बोलेंगे सर क्या ये सब टेक्निकल है, बोलता है कॉन्ट्रैक्ट, ये तो समझ गया ना, ये कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, ये बराबर है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक एग्रीमेंट है दैट गिव राइज टू फाइनेंशियल एसेट, जिससे एक एसेट राइज होता है एक एंटिटी का, एक कंपनी का, और एक कंपनी का फाइनेंशियल लायबिलिटी होता है या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है ऑफ अनदर। मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या होगा, एक एसेट क्रिएट होगा तो दूसरा लायबिलिटी क्रिएट होगा। अब ऐसा कैसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा क्या इंस्ट्रूमेंट ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसको आगे देखते हैं और अच्छे से। क्या है एक कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है, इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टी विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट कैसे होता है, जैसे आप रेंट एग्रीमेंट लेते हो तो 2 पार्टी के बीच में होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ, नोटरी हो जाता है, वो
कि लॉ ने एनफोर्स कर दिया, आपको वो सब चीज़ें फॉलो करनी है। हैज़ क्लियर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विच पार्टी यूजली आर बाउंड टू एडहियर, मतलब अगर आपने ये लॉ का जो एग्रीमेंट के हिसाब से अगर फुलफ़िल नहीं किया अपनी कंडीशन को, तो आप मतलब उसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता रहेंगे कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको क्या समझना है कि ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट जो कि लॉ ने एनफोर्स किया है, और उससे क्या होगा, एक फाइनेंशियल एसेट क्रिएट होगा या एक फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट होगी। ठीक है, आगे आते हैं, फिर हम लोग देखें फाइनेंशियल एसेट क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट जो है राइटिंग में भी हो सकता है या कोई और फॉर्म में भी हो सकता है। फिर एसेट के बारे में दिया है, एनी एसेट और लायबिलिटी दैट आर नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल आर नॉट फाइनेंशियल लायबिलिटी और फाइनेंशियल एसेट। जो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है वो फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होंगे। तो एकदम सिंपल है, देखो एकदम सिंपल है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही एसेट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही लायबिलिटी होना चाहिए, तभी वो फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी होंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आर नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल, तो वो एसेट और लायबिलिटी नहीं होगी, फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी नहीं होगी। एग्जांपल के तौर पे इनकम टैक्स आर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन नॉट अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अब इनकम टैक्स आप भरते हो तो अपने जो ये है फाइनेंस मिनिस्टर, क्या नाम है उसका, सीतारमन, राइट। तो मिस सीतारमन के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है कि आप इतना टैक्स भरोगे, ये तो आपकी ऑब्लिगेशन है। तो इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द एग्रीमेंट कि आपको इनकम टैक्स भरना है, ये ऑब्लिगेशन है। तो इसीलिए इनकम टैक्स आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं हो सकती, ये आपकी ऑब्लिगेशन है, आपको भरना ही भरना है। तो ये है क्या, अब अपना डाउट और गहरा रहा है क्या चीज़, ये तो समझ में आ रहा है सर। आप बोल रहे हो कॉन्ट्रैक्ट है, एसेट होगा, लायबिलिटी होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट से एसेट क्रिएट होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट से लायबिलिटी क्रिएट होगी, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है अब आएगा, अब धीरे धीरे खुलेगी बात जब फाइनेंशियल एसेट क्या होगा, क्योंकि कुछ पार्ट है हम लोग को याद रखना पड़ेगा। अभी जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड क्या होता है, जैसे कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जैसे रिसीवेबल, पेबल्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है, और डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे फाइनेंशियल ऑप्शंस, फ्यूचर, आपने नाम सुना होगा, फॉरवर्ड, इंटरेस्ट रेट स्वैप, करेंसी स्वैप्स, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट होता है एक्चुअल में कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है। ये सब बताया तो टेक्निकल है, बस ये याद रखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होता है। अब देखो फाइनेंशियल एसेट होते क्या है, व्हाट इज ए फाइनेंशियल एसेट। तो नाम से ही लग रहा है ना, फाइनेंशियल वो एसेट जिससे फाइनेंशियल हो, फाइनेंशियल मतलब मनी, जिससे फाइनेंस है, राइट। तो क्या है वो, ए फाइनेंशियल एसेट इज एनी एसेट दैट इज कैश, कैश इज ए फाइनेंशियल एसेट। दूसरा, एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट अगर ध्यान इक्विटी है तो आप किसी कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदोगे तो आपको वहां से डिविडेंड मिलेगा, तो आपके लिए क्या है, वो एसेट ही है ना। वैसे इक्विटी लायबिलिटी में होती है, लेकिन वो कंपनी के लिए लायबिलिटी है, लेकिन आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या है, आपके लिए तो एसेट ही है। इसलिए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, दूसरे कंपनी का इक्विटी, तो आपके लिए क्या बन जाएगा, वो एसेट। तो एसेट का मतलब कैश होता है या दूसरे कंपनी के इक्विटी, उसको हम लोग फाइनेंशियल एसेट बोलते हैं। और तीसरा, एक राइट होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे आपको अधिकार मिलता है। क्या मिलता है, अधिकार मिलता है, राइट मिलती है। फाइनेंशियल एसेट जो होता है एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट होता है, एक अधिकार होता है। क्या राइट होती है, टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट फ्रॉम द एंटिटी, दूसरे कंपनी से आपको कैश मिले या दूसरे कंपनी से कोई और एसेट मिले, ये एक राइट होती है। अगर आपको ऐसा कोई राइट दे दे वो फाइनेंशियल एसेट होगा। अभी एग्जांपल आएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। और दूसरा, टू एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी विद अनदर एंटिटी अंडर कंडीशन दैट आर पोटेंशियली फेवरेबल, जो रेड में दिया है ना, ये वर्ड याद रखना, क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी आपका इसका उल्टा ही है, फेवरेबल। क्योंकि एसेट है, एसेट मतलब इनकम जनरेट करके देगा, तो आपके लिए फेवरेबल होना चाहिए। तो फाइनेंशियल एसेट वो एसेट होते हैं जिसमें कैश आता है, दूसरे कंपनी की इक्विटी आती है, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे अधिकार मिलता है कि आपको कैश मिल सके, आपको दूसरा फाइनेंशियल एसेट मिल सके, या आप एक्सचेंज कर सको फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटी दूसरे कंपनी के साथ जो आपके लिए फेवरेबल हो। अगर वो अनफेवरेबल होगा तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगा। अगर ये रिसीव की जगह ऑब्लिगेशन हो जाएगा पे करने का कैश या दूसरा फाइनेंशियल, तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा। एग्जाम्पल बताता हूँ तो इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ए कॉन्ट्रैक्ट दे मेट बी सेटल्ड इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, कर सकते हैं। देखो कैश, एग्जाम्पल याद रखो, कैश हो गया।
ट्रेड रिसेबल, ट्रेड रिसेबल मतलब डेटर, डेटर मतलब जिसको माल आपने उधारी पे बेचा, तो उधारी पे माल बेचा तो एक कॉन्ट्रैक्ट किया ना, यहाँ पे बोला है कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन राइटिंग और एनी फॉर्म, आपने उधार पे माल भेजा तो बोला ये भाई 1 महीने में पैसा दे देना, तो आपने एग्रीमेंट किया कि नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि नहीं किया, 1 महीने में पैसा आएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको राइज दे रहा है वो फाइनेंशियल एसेट का कि आपको फ्यूचर में कैश मिलेगा, तो फाइनेंशियल एसेट हो गया ना, तो कैश हो गया, ट्रेड रिसेबल हो गया। इन्वेस्टमेंट करोगे बॉन्ड में तो वहाँ से पैसा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट करोगे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में तो वहाँ से पैसा मिलेगा, लोन रिसेबल किसी को लोन दिया तो वहाँ से इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे पैसा मिले फ्यूचर में वो फाइनेंशियल एसेट है, जिससे फ्यूचर में पैसा देना पड़े वो फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अब समझ में आई बात? तो फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट जिससे फ्यूचर में फाइनेंस मिले, फाइनेंशियल लायबिलिटी जिसमें फ्यूचर में फाइनेंस जाए। आ रही बात समझ में? और इन दोनों फाइनेंशियल एसेट हो और फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, ये अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट से क्रिएट होता तो उसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो देख लेते हैं हम लोग फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है। फाइनेंशियल लायबिलिटी इज ए एसेट नहीं है, इज दैट इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल एप्लीकेशन, ये कैश नहीं आएगा, ये दोनों नहीं आएगा, ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे राइट दिया है, एसेट इज ए राइट, अधिकार है, और लाइबिलिटी इज ए ऑब्लिगेशन, देना है। क्या ऑब्लिगेशन देना है? यहाँ पे रिसीव कैश है, यहाँ पे डिलीवर कैश है। ऑब्लिगेशन है कैश दो या दूसरा कोई एसेट दो कंपनी को, या एक्सचेंज करो, वो फेवरेबल नहीं होना चाहिए, अनफेवरेबल होना चाहिए। तो सेम है, एक्सचेंज फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी विद द एंटिटी कंडीशन दैट आर अनफेवरेबल, क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी मतलब देना पड़ रहा है, अपने मन को दुखी बना के पैसा देना पड़ता है, इसलिए अनफेवरेबल बोला है। और सेम थर्ड पॉइंट है, कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी सेटल्ड इन एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे इसमें कैश ट्रेड रिसीवेबल है तो यहाँ पे ट्रेड पेएबल आ जाएगा, लोन्स एंड बोरोइंग आ जाएगा, पेएबल फॉर परचेज गुड्स एंड सर्विसेज वो होता है ट्रेड पेएबल्स। लीज लाइबिलिटीज़ होती हैं, फिर आपका रिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट लाइक प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, ये पे करना रहता है। गारंटी गिवन फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट अपॉन बोरोवर डिफॉल्ट, हमने बोला कि भाई इसको लोन दे दो, अगर इसने मना कर दिया पैसे देने तो मैं दूंगा, गारंटी देते ना, गारंटर बनते, गारंटर, दैट इज़ द फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब समझ में आया? तो ये एग्जाम्पल याद रखना, हो सकता है 5-6 मार्क्स के लिए आपको पूछ ले कि ये फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है, जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट उसके अंदर क्वेश्चन करेंगे इसमें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि भाई ये होता क्या है। ठीक है, तो ये हो गया फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटी। कुछ छोटे मोटे पॉइंट है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, फाइनेंशियल एसेट ओनली व्हेन देयर इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, राइट होना चाहिए। फिर राइट एंड ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन किस में आता है? फाइनेंशियल लायबिलिटी में आता है। डिलीवर, एक्सचेंज और रिसीव अनदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कैश का ही लेन देन हो, अगर आप डिलीवर कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो अनदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो वो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ही आएगा। एक एग्रीमेंट किया कि हम लोग ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दूसरे बंदे को देंगे, तो वो भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा। फिर इसमें ऑब्सोल्यूट होना चाहिए, कंटिंजेंट होना चाहिए ऑफ मोर ऑफ फ्यूचर इवेंट, मतलब डायरेक्टली फ्यूचर में ये होगा तब जाके आपको ये राइट मिलेगा और ऑब्लिगेशन आएगा। ठीक है, फिर दिया है इवन इफ फाइनेंशियल एसेट और नॉट रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल, दे आर रिगार्डेड एज लाइक फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, वो रिकॉग्नाइज नहीं भी किए जाते तो भी वो फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी में आते हैं। फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे बोलते हैं ना गारंटर, मैं ये लोन नहीं देगा, पैसा तो मैं दूंगा, तो ये फाइनेंशियल गारंटी कॉन्ट्रैक्ट आप उसमें नहीं दिखाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी में आता है वो। फिर दिया है फिजिकल एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉट फाइनेंशियल एसेट्स, ये फाइनेंशियल एसेट्स नहीं होते। कौन से? फिजिकल एसेट और इंटेंजिबल एसेट है, मतलब फिजिकल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वो सब। इंटेंजिबल गुडविल, ये सब होता है, बिकॉज दे गिव द अपॉर्चुनिटी टू जनरेट। ठीक है, जस्ट 1 मिनट के लिए यहाँ पे रुकेंगे हम लोग। तो यहाँ पे दिया है देखो, फिजिकल एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट आर नॉट फाइनेंशियल एसेट, ये फाइनेंशियल एसेट नहीं होते। फिजिकल मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सब नहीं, बिकॉज दे गिव अपॉर्चुनिटी टू जनरेट, नॉट राइट टू रिसीव कैश और अनदर फाइनेंशियल एसेट। अब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी से आप कैश को जनरेट कर सकते हो, लेकिन आपको वो अधिकार नहीं देता है कि रिसीव कर लो। जैसे आपके पास मशीन है, ठीक है, मशीन इज योर फिजिकल एसेट, तो मशीन में आप गुड बनाओगे, गुड्स को बेचोगे तो आपको कैश मिलेगा।
तो दे गिव द अपॉर्चुनिटी टू जनरेट करता है कैश। लेकिन जो चीज़ आपको राइट दे, अधिकार दे कि ये पैसा लेना है, उसको फाइनेंशियल एसेट बोलते हैं। तो मशीनरी आपके पास है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अधिकार मिल गया पैसे लेने का। मशीनरी है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो मशीन से गुड्स बनाओ, गुड्स को बेचो और पैसा लो। इसीलिए फिजिकल एसेट और इंटेंजिबल एसेट आर नॉट फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट वो होते हैं जो आपको राइट दे। तो ये वर्ड याद रखना, राइट और ऑब्लिगेशन। राइट फाइनेंशियल एसेट के लिए होता है और ऑब्लिगेशन फाइनेंशियल लायबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस करके आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस नॉट फाइनेंशियल एसेट बिकॉज इन फ्यूचर यू विल रिसीव गुड्स और सर्विसेज। फ्यूचर में प्रीपेड एक्सपेंस होता है, मतलब कोई भी आप पेमेंट कर देते हो, बोलते हैं कि भाई गुड्स मैं बाद में ले लूँगा, एडवांस पेमेंट करते हैं ना, उसको प्रीपेड बोलते हैं, नॉट ए फिक्स्ड एसेट्स। अब बोलेंगे सर इसमें तो है ना, अपने को राइट मिल गया ना। तो राइट मिल गया किस चीज़ का? कैश को लेने का राइट मिले और अनदर फाइनेंशियल एसेट लेने का राइट मिले। गुड्स और सर्विस लेने का राइट मिले ये नहीं बोला है। तो फाइनेंशियल एसेट तभी होगा जब आपको राइट मिलेगा, अधिकार मिलेगा। क्या लेने का? क्या लेने का? कैश लेने का अधिकार मिलेगा और फाइनेंशियल एसेट, दूसरे फाइनेंशियल एसेट को लेने का अधिकार मिला, तभी वो फाइनेंशियल एसेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने पहले पे कर दिया तो आपको राइट तो मिला है, लेकिन कैश और फाइनेंशियल एसेट लेने का राइट नहीं मिला, आपको गुड्स और सर्विस लेने का राइट मिला है। तो दैट्स वाई दे आर नॉट, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर ऑल्सो नॉट फाइनेंशियल एसेट। वारंटी भी ले लेते हैं। देखो एक लास्ट पॉइंट बचा है इसमें, वारंटी आपको दिया, आपने कोई मशीन खरीदा, मशीन का बोला 1000 रुपये आप पे करो, आपको वारंटी मिल गया। तो वारंटी ऑल्सो गिव द राइट। खराब हुआ तो आपका अधिकार है कि उसको सुधरवा लो, लेकिन अधिकार किसका मिला? कैश लेने का अधिकार मिला क्या? फाइनेंशियल एसेट लेने का अधिकार मिला क्या? नहीं। आपको अधिकार मिला कि फ्यूचर में वी विल गेट ईदर गुड्स और सर्विस। वारंटी में या तो वो सुधार के देगा, नया प्रोडक्ट दे देगा, रिप्लेसमेंट दे देगा, या सर्विस दे देगा, सुधार के दे देगा। आ रही बात समझ में? क्या वो कैश देगा आपको वारंटी में? नहीं। क्या वो आपको दूसरा फाइनेंशियल एसेट देगा? नहीं। इसलिए वारंटी भी क्या होता है? फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं होती। आ रही बात समझ में? तो ये प्रीपेड याद रखना, ये वारंटी याद रखना, ये सब फाइनेंशियल एसेट लायबिलिटी में नहीं आते। ठीक है। और कैश इज ए फाइनेंशियल एसेट। कैश को फाइनेंशियल एसेट क्यों बोला? क्योंकि कैश है आपके पास, आपकी जेब में अगर कैश है तो आपको अधिकार है, राइट तो मिल गया ना। तो राइट मिल गया, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप दूसरी चीज़ें खरीद सकते हो, इसीलिए कैश को फाइनेंशियल एसेट बोला है। दूसरे फाइनेंशियल एसेट भी ले सकते हो, तो आपके पास अधिकार आ जाता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा उसका अधिकार ही अधिकार है। दूसरा, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ऑल्सो फाइनेंशियल एसेट। क्यों? जैसे ही आपने कैश बैंक में डिपॉजिट किया तो आपको अधिकार मिल गया कि कैश ले लो, विड्रॉ कर सकते हो कैश। दूसरा, चेक को ड्रॉ कर सकते हो, चेक इश्यू कर सकते हो। तो अधिकार मिला ना आपको कैश का। तो अधिकार किसका मिलना चाहिए? जिस चीज़ से आपको अधिकार मिले, कैश लेने का या कोई दूसरा फाइनेंशियल एसेट लेने का, वो समझ जाना फाइनेंशियल एसेट है। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो अब हम एक सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 6। उसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बाय द टाइम आप जब इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।